नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं या अध्यापक संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जैसे डीएलएड, तो डीएलएड की सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है, यदि आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं किसी भी विषय की, तो आप हमारे ग्रुप में देख सकते हैं, जहाँ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम सारे वीडियोस आपको देते हैं। साथ ही साथ अगर आप डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें बताइए, तो हम आपको वीडियो देते हैं। तो आइए आज हम गणित की पैडागोजी के बारे में चर्चा करते हैं। जो लोग बिल्कुल डरे हुए रहते हैं गणित में कि क्या होगा, तो उनको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 15 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ टैग वर्ड देखने हैं। तो गणित की पैडागोजी पे चर्चा करते हैं आज। तो बच्चों को गणित पढ़ाते समय मौखिक प्रश्नों से शुरुआत करनी चाहिए। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गणित में बच्चों को पढ़ाते समय कैसे प्रश्नों से शुरुआत करनी चाहिए, तो मौखिक प्रश्नों से शुरुआत करनी चाहिए तथा उनके लिए 6 मुद्दे बहुत जरूरी हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले क्या है, सुनना कौशल होते हैं ये बोलना, पढ़ना, लिखना और करना व समस्या का समाधान करना। इन 6 बिंदुओं पर, इन 6 मुद्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कहाँ पर, बच्चों को, यानी प्राथमिक स्तर के बच्चों को यदि आपको गणित पढ़ाना है तो सबसे पहले आपको 6 बिंदुओं पर ध्यान देना है। सबसे पहले क्या होता है, श्रवण कौशल होता है, सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, लिखना, उसके बाद करना व समस्या का समाधान करना। ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं प्राथमिक स्तर पर। उसके बाद बात करते हैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं, ये एक समस्यात्मक प्रश्न के तौर पर आता है और बहुत समस्या होती है बच्चों को इसमें करने में। तो जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए टेलर टूल्स का प्रयोग किया जाए, ठीक है। उसके बाद बहुत संवेदी सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। हालांकि यहाँ पे जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वो दृश्य सामग्री देख नहीं सकते हैं, तो बहुत संवेदी है उसमें, जैसे श्रवण सामग्री है तो श्रवण सामग्री में सुनने वाली चीज़ें हैं, जैसे रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, ऐसी चीज़ें जो बालक सुन सकता है उनका प्रयोग किया जाए। उसके बाद बोलने वाली एक घड़ी आती है, इससे भी बालक का विकास होता है, गणितीय इसकी प्रवृत्ति सुधरती है। एनसीएफ ने कुछ रूल्स दिए हैं कि विद्यालय गणित गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए, गतिविधियां कराई जाए विद्यालय में। गणित की भाषा रोजमर्रा की भाषा हो, व्यवहारिक भाषा होनी चाहिए। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो गणित की भाषा होती है वो रोजमर्रा की भाषा में सम्मिलित हो। बच्चों में आकलन के लिए सभी तरीकों को प्रोत्साहन किया जाए। जितने भी तरीके हैं तो आकलन करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। और प्रोत्साहित करना सीटेट में, साइकोलॉजी में एक प्लस पॉइंट होता है जहाँ पे आपका उत्तर सही जाता है। उसके बाद प्रकार्य, गृह कार्य बौद्धिक और मानसिक स्तर पर होना चाहिए। बालक को गृह कार्य देते समय उसकी क्षमता का ध्यान रखना चाहिए, उसकी आयु का ध्यान रखना चाहिए, तभी उसे गृह कार्य दिया जाना चाहिए, बौद्धिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। प्राथमिक स्तर पर गणित की पद्धतियां समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। जो प्राथमिक स्तर होता है, यदि प्राथमिक स्तर की बात आती है तो बालक कक्षा 1 और 2 का होता है। यदि प्रश्न में कहीं पर बालक 4 या 5 का है तो उसकी बिल्कुल स्पष्ट रूप से थ्योरी दी जाती है, कक्षा 4 में ये है, कक्षा 4 में 5 में। तो अगर प्राथमिक शब्द लिख के आता है तो मेरा जहाँ तक मानना है तो बालक कक्षा 1 या 2 का होता है और वो सटीक उत्तर जाएगा आपको इस चीज़ को समझ के करेंगे तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पद्धतियां जो होती हैं वो समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है, जो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, उनकी विशेषता होती है संकल्पना को मूर्त से अमूर्त में प्रस्तुत करना। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बालक कम परिपक्व होता है तो सबसे पहले उसे मूर्त चीजें दिखाते हैं। मूर्त का मतलब होता है जो वास्तविक चीजें, प्रत्यक्ष चीजें होती हैं। प्रत्यक्ष अर्थात आंखों के सामने जो चीजें होती हैं उनको जोड़ते हुए जो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं उनकी तरफ ले जाना, अर्थात मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना ही। और साथ ही प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना, मूर्त से अमूर्त की ओर प्रस्तुत करना। उसके बाद देखते हैं ज्यामितीय क्षमता को
विकसित करने, जो ज्यामिति की क्षमता होती है उसे विकसित करने हेतु मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, श्रेणी क्रम में पालन करना होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है कि जो ज्यामिति क्षमता विकसित करने के लिए एक क्रम पूछा जाता है, तो उस क्रम में आपको सजाना होता है। 4 विकल्प दिए होते हैं, तो उन विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना होता है क्रम के अनुसार। तो इस क्रम को याद रखना है। सबसे पहले क्या होता है कि मानसिक चित्रण होता है। मानसिक चित्रण के बाद बालक विश्लेषण करता है। विश्लेषण के बाद अनौपचारिक निगमन आता है। उसके बाद औपचारिक निगमन आता है। फिर श्रेणी क्रम में उसका पालन किया जाता है। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बालक को शून्य का ज्ञान कब दिया जाता है। तो बालक के दिमाग में यदि संख्या, बालक के दिमाग में जो ज्ञान होता है उसका, उसमें शून्य का परिचय कब दिया जाता है, तो बच्चा में जो उसका दिमाग होता है उसमें जब संख्या का जो प्रत्यय विकसित हो जाता है, जो उसके स्कीमा में संख्या विकसित हो जाती है, उसकी मानसिक संरचना बन जाती है, उसके बाद शून्य का परिचय दिया जाता है। कई बार आपके सीटेट में प्रश्न पूछा जा चुका है, जूनियर और प्राइमरी दोनों लेवल में पूछा जा चुका है। कक्षा 3 के बच्चों को आधे की संकल्पना का ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, तो आधे की संकल्पना का ज्ञान देने के लिए क्या है कि बहुत से पहले मूर्त चित्रों को दिखाया जाए, उसके बाद चीजों को धीरे धीरे बताया जाए, इसके बाद जो चिन्ह होता है प्रतीक वो सबसे अंत में दिखाया जाता है। इस तरीके के प्रश्न आपके सही जाते हैं। बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे भाग में विभाजित करना होता है। जैसे मूर्त पदार्थ, कोई पदार्थ है उसे आधे में बांट दिया जाता है। उसके बाद कहानी शब्दों से आधा प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों को पहले क्या है, मूर्त चीजें दिखाई जाती हैं। मूर्त चीजें दिखाने के बाद फिर व्याख्यान विधि के द्वारा बहुत सारे उदाहरण देकर उनको समझाया जाता है। कहानी और शब्दों के माध्यम से आधे को प्रदर्शित करना होता है कि कोई कहानी सुनाई जाती है जिसमें बताते हैं कि आधा भाग उसे दे दिया, आधा भाग उसे दे दिया। उसके बाद रेखा चित्र दिखाना जो आधा हो। फिर एक चित्र दिखाते हैं जिसमें आधे का भाव होता है, आधा प्रतिदर्श दिखाई वहां पे देता है। उसके बाद अंत में चिन्ह दिखाया जाता है, चिन्ह लिखाया जाता है। तो आप हमेशा याद रखना, अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आता है जिसमें पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में सही कीजिए, ठीक है, कौन सा सही है, तो जिस प्रश्न में विकल्प में अंत में चिन्ह दिखाने की बात की जाएगी वो प्रश्न आपका सही होगा। आधे का चिन्ह अंत में दिखाया जाता है। इस तरीके के तकरीबन 10 से 20 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं और उनमें सभी में यही फॉर्मूला लागू होता है कि चिन्ह सबसे अंत में दिखाया जाता है। गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। ये एक हैवी प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। सीटेट में सिर्फ 4 चीजें करने के लिए आती हैं, एक जोड़, घटाया, गुणा और भाग। ठीक है, तो जहां पे घटाया शब्द लिखा है वहां पर व्यकलन भी लिख के आ सकता है। व्यकलन का मतलब होता है व्यय माने खर्चा, कलन मतलब किया गया, अर्थात व्यकलन का मतलब होता है घटाया गया। जब हम खर्च करते हैं तो कोई चीज हमारे पास से चली जाती है, अर्थात वो माइनस का ही प्रतीक होता है। तो गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं जो दी हुई हैं वो सबसे पहले आपके योग है, योग के बाद घटाया है, फिर उसके बाद गुणा और भाग। याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। एक संख्या को दशमलव निरूपण समझने के लिए स्थानीय मान का ज्ञान आवश्यक है। अगर किसी को दशमलव के बारे में पढ़ाना है और दशमलव की संकल्पना को सही से विकसित करना है तो आपको स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट रूप से आनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर लंबाई का मापना विषय पढ़ाने के लिए एक श्रेणी पूछने को आती है कि सबसे पहले मतलब कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, मतलब एक श्रेणी से अंत में कौन सा आएगा। इस तरीके से 4 विकल्प दिए रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई का मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सी श्रेणी का उपयोग होना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम चीजों की तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद अप्रमाणित मापों का प्रयोग करते हैं। अप्रमाणित से तात्पर्य है जो प्रमाणित नहीं है उनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रमाणिक माप का प्रयोग करते हैं जो प्रमाणिक होती हैं। उसके बाद प्रमाणित इकाई विकसित करते हैं। तो जो प्रमाणित इकाई विकसित करना होता है वो सबसे अंत में आता है। सबसे पहले तुलना करना, फिर अप्रमाणिक मापों को प्रयोग करना। अप्रमाणिक का मतलब होता है जो प्रमाणिक नहीं है
उनको प्रयोग करना सिखाया जाता है तुलना करने के बाद, और फिर प्रमाणिक माप का प्रयोग किया जाता है, फिर प्रभावित इकाई विकसित की जाती है, प्रमाणित इकाई को विकसित किया जाता है। ये श्रेणी क्रम आपको याद रखना है। यदि आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिलेगा जहां से आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंचेंगे। वहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस और पीडीएफ मिलेंगे। हस्तलिखित नोट्स हम वहां पे प्रोवाइड कराते हैं। कक्षा 4 में सममिति व परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की अभिवृद्धि हेतु विंद शीट व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो कक्षा 4 है उसमें सममिति व परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की अभिवृद्धि हेतु विंद शीट व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया। अब देखो गणित की जो अक्षमताएं होती हैं उनको किस तरीके से हमें याद करना है। हम गणित को करते हैं तो गणित क्या है? गणित एक गणनाओं का विज्ञान है। तो गणित जब गणनाओं का विज्ञान है तो इसमें क्या होता है कि हम गणना करते हैं किस पे? कैलकुलेटर पे करते हैं। तो कैलकुलेटर का मतलब होता है गणना करना, ठीक है। तो अगर गणना संबंधित कोई कठिनाई है, गणित संबंधित कोई कठिनाई है तो वो आपकी डिस्कैलकुलिया कहलाती है। तो यहाँ पे गणितीय क्षमता डिस्कैलकुलिया एक ऐसी अधिगम क्षमता है जिसमें गणित समझने व गणना करने में कठिनाई अनुभव होता है। जो लोग गणित नहीं पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो एक समस्या से ग्रसित होते हैं जिसे हम डिस्कैलकुलिया नाम साइकोलॉजी में देते हैं। कक्षा 2 के बच्चों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के योग में कठिनाई हो तो इसका कारण बच्चों में पुनः समूहकरण की प्रक्रिया का अभाव होता है। अगर कक्षा 2 के बच्चों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं को योग में कठिनाई होती है, अगर कक्षा 2 का बालक है और हासिल वाली संख्याएं भी जोड़ना नहीं जानता है 2 अंकों वाली, तो इसका कारण बच्चों में पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया का अभाव होता है। बालक पुनः समूहीकरण नहीं कर पाता है, इसलिए वह हासिल को सही से प्रयोग में नहीं ला पाता है। प्राथमिक स्तर पर गणित अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता यह है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए। जो गणित की पाठ्यपुस्तकें हैं प्राथमिक स्तर पर, उनमें अवधारणाएं जो है वो संदर्भ के अनुसार दी जानी चाहिए। संदर्भ का तात्पर्य यह है कि एक तो बालक के मेरिट के अनुसार दिया जाना चाहिए, साथ ही साथ व्यवहारिक जीवन पर आधारित ऐसा मैथ उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए किताबों में, जिससे कि बालक सही से सीख सके। प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख गणितीय विचार के सुव्यवस्थित संचित स्पष्ट करना होता है। गणित की जो कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख होता है, वार्तालाप का उल्लेख जो होता है, वो गणितीय विचार को सुव्यवस्थित करने एवं स्पष्ट करने के लिए होता है। गणितीय जो भाषा होती है वो संक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए बताई जाती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र कक्षा कक्ष में किया गया अध्ययन जो छात्रों के दैनिक जीवन में जोड़ने से सहायता प्रदान करता है। तो जो एनसीएफ है ये कहती है कि जो कक्षा कक्ष में बालक गणित पढ़ रहा है उसे व्यवहारिक जीवन से जोड़ा जाए। चूँकि एनसीएफ जोर देता है कि जो बालक का वास्तविक ज्ञान है उसे किताबी ज्ञान से हटाकर, ठीक है, विद्यालय ज्ञान से हटाकर यानी बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, इस तरीके की पाठचर्या को शामिल किया जाए। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। इस तरीके का प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। 2 विषम संख्याएं, जैसे हम देखते हैं 2 विषम संख्याएं हैं, 3 है, 5 है और एक सम संख्या है 4, तो इनका योग हमेशा क्या है कि सम संख्या होगा। 8 और 4 12, ठीक है। तो ये क्या है, 12 एक सम संख्या है। तो 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सदैव सम संख्या होता है। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि के प्रयोग स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करने के लिए छात्रों की सहायता करते हैं। तो जो प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम और बिंदु के जो खेल होते हैं वो प्रतिरूप इत्यादि के प्रयोग स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करने के लिए छात्रों की सहायता करते हैं। आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 प्रतिस्थापित किया था। अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण विधि में अग्रसर रहता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात मतलब जो ज्ञात नहीं है, जो नहीं जानते हो, उससे ज्ञात की ओर मतलब कुछ सिखाया जाए, ये आपकी विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न कई बार आपके गणित में पूछा जा चुका है। गणित की सभ्यता संस्कृति का दर्पण, ठीक है। गणित की
गणित को सभ्यता संस्कृति का दर्पण होंग बेन ने कहा है। प्रोजेक्ट विधि वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है। तो इस तरीके के आज की जो हमने आपको गणित में जो भी पैडालॉजी पढ़ाई है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ से कम 2 से 5 प्रश्न आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम DLED की भी कक्षाएँ बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।